नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर की तह तक। जी हां, इस कार्यक्रम में हर खबर की तह तक खबरें तक पहुंचता है, आप तक जानकारी भी हम पहुंचाते हैं और उस खबर के मायने भी समझाते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे ब्यूरो, हमारे सभी सहयोगी इस कार्यक्रम में आपको धरातल की जानकारी भी मुहैया करवाते हैं। आज खबर की तह तक में सबसे पहले उस गंभीर मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के लिए कतई ठीक नहीं है। कुछ शरारती तत्व हमारे समाज में अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो ज्यादा कामयाब तो नहीं होते, लेकिन समाज में हमें बहुत बड़ा नुकसान जरूर होता है और कई बार लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी हिंसा की, जिस हिंसा की आग में कई झुलसे हैं। लेकिन हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्या ये बड़ी साजिश थी? कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक मिल तो नहीं पाए हैं, लेकिन संकेत जरूर मिल चुके हैं। इसलिए खबर की तह तक में हल्द्वानी के मामले में भी हम पहुंचेंगे। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको दे दे, मामला भी आपको समझ आएगा। हल्द्वानी में धार्मिक स्थल हटाने को लेकर बवाल मचा था। दरअसल एक अवैध निर्माण था जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। जेसीबी से उस निर्माण कार्य को जो अवैध बताया गया उसको ध्वस्त किया गया। अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस और पत्रकारों के भी सामने ये सब कुछ हुआ और पत्रकारों पर भी जमकर पथराव किया गया है, ये भी जानकारी मिली। और बड़ी जानकारी यह भी है कि पथराव जो किया गया है वो प्लानिंग के तहत किया गया है, ऐसे संकेत मिले हैं। हल्द्वानी हिंसा में 4 लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। पथराव के दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं। हल्द्वानी में इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पुलिस एक्शन मोड में अब नजर आएगी। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क भी है और अलर्ट भी है और साथ ही एक्शन भी दिखा रहा है। हल्द्वानी में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाके में अब भेजी जा चुकी हैं। उधम सिंह नगर से पीएसी की 2 कंपनियां भी हल्द्वानी पहुंच चुकी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी का वो क्षेत्र जहां पर ये तनाव की स्थिति पैदा हुई, वहां पर ऐसा लगता है मानो पूरी तरह से अब पुलिस का ही पैरा है, पीएसी का पैरा है और छावनी में तब्दील हल्द्वानी का ये क्षेत्र हो चुका है, ऐसा लग रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। अब कर्फ्यू है तो लोग बेवजह घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। एहतियातन तौर पर प्रशासन ने फिलहाल ये कदम उठाया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या था, कैसे ये मामला शुरू हुआ? क्या वाकई में एक बड़ी साजिश के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया? इसे हादसा कहें या एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई हिंसा कहें, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राव शफकत अली उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफकत अली, किसी ने सोचा नहीं था, भाईचारा इतना देखा गया हल्द्वानी में, उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है, लेकिन जब जब यहां पर ऐसी घटना होती है तो फिर एक तरह से बहुत ज्यादा दुख होता है। ये एक बड़ी साजिश है, बड़ी प्लानिंग की तहत सब कुछ किया गया है। प्रशासन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल बम की बात कही जा रही है और पथराव जो किया गया है, इतने पत्थर अचानक से किसके पास आ जाते हैं कि उसमें 100 के करीब पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक शरारती तत्वों की तरफ से की गई बड़ी साजिश भी हो सकती है। ये सिर्फ सवाल है महज, लेकिन आप प्रकाश डालिए इस पूरे मामले पर, शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। राव शफकत अली, देखिए कमल, यूं तो हल्द्वानी एक शांत क्षेत्र है, लेकिन इसको हमेशा से संवेदनशील क्षेत्रों में रखा जाता है। बहुत संवेदनशील क्षेत्र है ये और ये हमेशा से विवादों में रहा है। कुछ इलाका है वनभूलपुरा, जिसका जिक्र करना बेहतर होगा। वनभूलपुरा एक ऐसा इलाका है जो बताया जाता है कि रेलवे की भूमि पर अवैध निर्माण हो रखे हैं और निगम की जो भूमि है उस पर भी अवैध निर्माण है। हालांकि मामला देखिए कोर्ट में चल रहा है, इस पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और पिछले अगर 2 वर्षों पर नजर डालें तो एक बार यहाँ तमाम प्रशासन की टीम तैयार थी इस पूरे के पूरे इलाके को खाली कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगाई थी। बहरहाल ये नगर निगम की भूमि का एक मामला है जिसमें 6 एकड़ जमीन बताई जाती है बनभूलपुरा में, जो एक जगह है। तो उस पर पहले तो निगम ने अपना कब्जा ले लिया था क्योंकि ये भूमि नगर निगम की बताई जाती थी। इसके बाद कुछ क्षेत्र था जहां पर नमाज पढ़ाई जाती है या फिर मदरसे का भी वहां पर बना हुआ था, तो उसको सीज कर दिया गया था। लेकिन तैयारी ये थी प्रशासन की कि इसको ध्वस्त किया जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध निर्माण था।
लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन से चूक हुई है, जो स्थानीय प्रशासन है वो समझ नहीं पाया परिस्थिति को। पहला तो समय को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिर शाम के वक्त में यानी 3 से 4 बजे के बाद जो प्रशासन की टीम पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, वो अंदाजा नहीं लगा पाई कि इतना बड़ा उपद्रव हो जाएगा। जो उपद्रवी है वहां पर चारों तरफ से उस इलाके को घेर लेंगे। क्या ये कार्रवाई दिन में नहीं हो सकती थी? बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन शर्मसार करती हैं इस तरह की घटनाएं देवभूमि को, जो शांत भूमि माना जाता है। किसी तरह की कोई घटनाएं उत्तराखंड में नहीं होती हैं। लेकिन जो प्रशासन की टीम उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी, जेसीबी उनके साथ थी, कुछ वाहन उनके साथ थे, निगम की टीम उनके साथ थी, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन जो इलाका है वो एक कंजेस्टेड इलाका माना जाता है, बहुत ही घना इलाका माना जाता है, और जहां ये ध्वस्तीकरण होना था वो बीच की जगह है, यानी कि आसपास से सिर्फ गलियां पड़ती हैं। और वहीं पर जब प्रशासन की टीम अंदर की तरफ पहुंची ध्वस्तीकरण ये, तो चारों तरफ से उपद्रवियों ने उनको घेर लिया। पुलिस को अंदाजा नहीं लग पाया, वो जिधर से भी भाग रहे थे तो उपद्रवी उधर ही मौजूद थे। और बताया जाता है कि छत के ऊपर से भी पथराव हुआ और पेट्रोल को लेकर के भी जो है आगजनी की गई। इसके साथ जो पुलिस के वाहन है उनको आग लगा दी गई। करीब करीब ऐसे 300 वाहन है जो मोटरसाइकिल है या जो बड़े वाहन है जिनको आग के हवाले कर दिया गया। बहुत बड़ा उपद्रव था और बमुश्किल बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जो उन इलाकों में फंस चुके थे। किसी के घर में घुस करके उन्होंने अपनी जान को बचाया, लेकिन तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और उनको बामुश्किल से बचाया गया। अब इस घटना में क्योंकि डीएम ने जानकारी दी है, एसएसपी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज सुबह ही, क्योंकि कल देर रात तक तो इसका डाटा नहीं था, लेकिन आज जानकारी लगी है कि 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, पत्रकार हैं, निगम की टीम के जो कर्मचारी हैं वो घायल हुए हैं। राष्ट्रपति अली, अभी मैं देख पा रहा हूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है और मैं वो पढ़ के थोड़ा सा दर्शकों को भी बता दूं। उस पर मेरा सवाल भी आपसे होगा। दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दिया गया है। हल्द्वानी के बन भूलपुरा जिसका आपने जिक्र किया, उस घटना का जिक्र अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर ली गई है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी सुनी है। पुलिस और अराजक को ये साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए राष्ट्रपति कि जो अराजक तत्व हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। ये मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा है। आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार ने भी अब ये सख्त निर्देश दे दिए हैं राष्ट्रपति अली, और मुख्यमंत्री धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। बिल्कुल कमल, देखिए जब ये घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग को बुलाया गया। कल देर रात थी और मुख्य सचिव इसमें मौजूद थे, डीजीपी इसमें मौजूद थे, और डीएम ने उस पूरे इलाके में जो हल्द्वानी का नगर क्षेत्र है उस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। धारा 144 लगा दी गई और धारा 144 का व्यापक इस्तेमाल करते हुए पूरे क्षेत्र में इस वक्त कर्फ्यू है। कुछ छूट दी गई जिसमें मेडिकल है या फिर जो एसेंशियल सर्विस है उसको छूट दी गई है, लेकिन वो भी परमिशन के बाद। पूरे इलाके में इस वक्त पीएससी को डेप्यूट कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और देर रात से ही कर्फ्यू, और ये कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू भी रहेगा। इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त आदेश के उपद्रवियों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी, और सीधे तौर पर यह आदेश दिए गए राज्य सरकार की ओर से स्थानीय प्रशासन को, देखते ही उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्थिति अभी कमल देखिए तनावपूर्ण है, हालांकि प्रशासन के नियंत्रण में है, प्रशासन नजर बनाए हुए है, बड़े बड़े आला अधिकारी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो स्थिति तनावपूर्ण। जी राष्ट्रपति अली, आपका बहुत शुक्रिया, अपनी जानकारी विस्तार से दी है इस पूरे मामले पर। लेकिन हम अब जो प्रशासन कह रहा है वो भी दिखाना और सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि सबका ये मानना था कि प्रशासन बेहतर तरीके से जानकारी पूरे मामले की दे सकता है। इसलिए जो कहा गया है वो हैरान कर देने वाला है। डीएम वंदना की तरफ से कहा गया है कि भीड़ ने पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया है। आप सोचिए कि ऐसी कौन सी भीड़ थी जो पेट्रोल बम पहले से बनाकर आई होगी। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, ये जानकारी मिल पाई है। आसपास की छतों से पथराव हुआ है, ये भी डीएम वंदना ने बताया। थाने के बाहर वाहनों में आगजनी की गई है, लोगों को जलाने की भी कोशिश हुई है। हैरान कर देने वाली ये भी बात है, आगजनी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस बल ने किसी को भी उकसाया नहीं था।
और ये तस्वीर भी बाकायदा प्रशासन ने दिखाई है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी तस्वीर, जिसमें ये सब कुछ बताया गया है और ये तथ्य सामने रखना जरूरी था। हाईकोर्ट के आदेश थे, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया गया है। सभी को पहले नोटिस जारी किया गया था, तो क्या इस नोटिस के बाद ही ये प्लानिंग, ये साजिश रची गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए सुनवा देते हैं अब डीएम क्या कुछ कह रही हैं। अब ये आप देखते जाइए, ये उस वक्त के फुटेजेस हैं जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। अब हम एक और अहम खबर की बात करने जा रहे हैं, जो आपसे ही जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन आपको याद होगा, किसान आंदोलन जब हुआ था तो दिल्ली से सटे हरियाणा का बॉर्डर हो या फिर यूपी का बॉर्डर हो, वहां पर इसका असर दिखाई दिया था। खासकर हरियाणा ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि सोनीपत और उधर से बहादुर का टिकरी बॉर्डर लगता है दिल्ली से। अब ऐसे में पंजाब से जो किसान जत्था पहले भी चला था, वो बॉर्डर तक पहुंचा दिल्ली के, और तब कई महीनों तक वो बड़ा किसान आंदोलन चला था। एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन इस किसान आंदोलन को, या फिर यूं कहें कि दिल्ली कूच को टालने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। अब खबर की तह तक हम पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि उस मीटिंग का असल नतीजा क्या निकला है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ में कल किसान संगठन और केंद्रीय टीम जो पहुंची थी, उसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, वो बैठक कर रहे थे। इस बैठक में कुछ खास नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन हाँ, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री बता रहे थे। बैठक में पंजाब के सीएम खास तौर पर मौजूद रहे। बैठक में कई मांगों को लेकर सहमति बनी, ये संकेत उन्होंने दिए थे और ये बात भी कही थी। किसानों का दिल्ली कूच अभी तक टला नहीं है, ये भी बात सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान यह है कि किसानों से बातचीत हुई है, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, किसान आंदोलन के समय हुए केस वापस लेने पर सहमति बनी है और नकली बीज बनाने वाली कंपनियों को सख्त सजा देने का प्रावधान करेंगे, ये भी आश्वासन मिला। 13 फरवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे किसान, ये किसान नेताओं की तरफ से कहा गया था। हमने वो बातचीत भी आपको सुनवाई थी। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और खबर की तह तक पहुंचने के लिए हमारे साथ हरसिमरत पॉल, हमारे संवाददाता, सीधे जुड़ चुकी है चंडीगढ़ से। उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं। हरसिमरत, कल आप लगातार इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे, देर रात तक ये मीटिंग चली थी, काफी लेट हो गया था समय और काफी देर तक मीटिंग भी चली। उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन एक नतीजा तो ये था कि कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन दूसरा नतीजा ये तो नहीं निकला कि ये दिल्ली कुछ टलेगा, वो टल नहीं पाया अभी तक। अब आगे क्या होगा, थोड़ा सा खबर की तह तक पहुंचकर ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल कमल, देर रात तक ये मीटिंग जो है वो चली है। दौर जो है मीटिंगों के वो भी चले, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचते हैं और उनके साथ मीटिंग होती है किसानों की, और उसके बाद कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और फिर एक बार फिर से दौर शुरू हो जाता है मीटिंगों का। पर जब बात बाहर आती है, रूबरू होते हैं पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आकर, तो वो कहते हैं कि बातचीत हुई है, सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। मुझे खुशी है कि मैं उनका जो पक्ष है, यानी कि किसानों का जो पक्ष है, वो केंद्र तक पहुंचा पाया हूं, उनके पास रख पाया हूं। बहुत सारी उन्होंने पंजाब से जुड़ी किसानों के साथ भी ऐसी जो मुद्दे हैं वो भी सामने रखे, जैसे कि बीज और स्प्रे थे जो नकली मिलते हैं और उसके बाद किसानों की फसल खराब हो जाती है तो उनको जो है घाटा है वो पड़ता है, नुकसान पड़ता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो है वो अपने कुछ पॉइंट्स थे वो बताकर गए कि किसानों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले समय में कुछ और बातचीत, कुछ और मीटिंगें जो है वो हो सकती है। इसके बाद जब किसान बाहर आए तो वहां पर जो मेन बात जिसके ऊपर ये पूरी मीटिंग हो रही थी कि 13 फरवरी की कूच होगी या नहीं होगी, किसानों ने साफ कर दिया कि 13 फरवरी को कूच का प्लान अभी कैंसिल नहीं हुआ है। 13 फरवरी का कूच हो सकती है, क्योंकि
जिस तरह से देखा गया कि बीते दिन अभी बैठक हुई है तो उसके बाद कई और मीटिंगें होनी बाकी है, क्योंकि किसानों ने कहा कि जब हम अपनी मांगे लेकर के केंद्र के सामने गए तो केंद्र ने अनभिज्ञता जताई कि हमें पता ही नहीं है कि आपने ये मांगे की है, जिनमें किसानों की केस वापस लेकर जाने या फिर जिस तरह से लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसमें जो लोग उसके पीड़ित थे उनको 10 लाख रुपए मुआवजा देना था, या किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए थे, किसान मारे गए थे, उनको मुआवजा देना था, तो ऐसे कुछ राशि की बात हुई थी। तो केंद्र के मंत्रियों ने इस पर अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि आपकी जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई है, तो ऐसे में हम इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। तो उन्होंने बताया कि कुछ बातें जो है वो मानी गई है, पर उस पर भरोसा जताया गया है कि हम ये बात आपकी मान सकते हैं, पर अभी तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। पर जो बात रही 13 फरवरी को कूच की, उसके ऊपर यह बताया गया कि इससे पहले अगर कोई मीटिंग हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो हम अपना फैसला टाल सकते हैं, पर अभी तक ये उसी तरह है। उन्होंने कहा कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। हमने कह दिया, जिस तरह से देखा गया कि हरियाणा में पेट्रोल पंपों को मना किया गया है कि ट्रैक्टरों को वो नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे या पेट्रोल है वो नहीं देंगे, तो ऐसे में उन्होंने पंजाब के पेट्रोल पंप मालिकों को कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए, किसानों को वो इतना पेट्रोल या डीजल दें कि वो हरियाणा में भी भरवा सके। और उन्होंने इस बात की निंदा भी की है कि हम भी किसान हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी हक है, बोलने का भी हक है और इस तरह से प्रदर्शन करने का भी हक है। तो जिस तरह से तैयारी बताई जा रही है कि हरियाणा में की गई है, 3 लेयर सुरक्षा बिछाई गई है, पत्थर लगा दिए गए हैं बड़े बड़े, या तारे बिछा दी गई है कंटीली, तो इस तरह का व्यवहार जो है वो ना किया जाए। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हसमरत जानकारी दी है इस पूरी खबर पर। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल मीटिंग के बाद क्या कहा, एक बार वो भी सुन लेते हैं। बड़ी लंबी ते विस्तार सहित चर्चा हुई है। बहुत सारे जिहड़े पक्ष रखे गए और बहुत सारियां जिन्हों आपां मंगां नहीं कहांगे, जिहड़ियां किसान अंदोलन वेले कमिटमेंट्स कीतियां होईयां ने, उस चों बहुत सारियां वो भी ने। सो बहुत सारियां गल्लां ते सहमति बनी ते जिहदे विच किसान अंदोलन वेले दे केस वापस लेने, चाहे वो रेलवे नाल संबंधित ने, चाहे वो वैसे थाने नाल संबंधित ने, अलग अलग राज्यां दे विच, ते नकली बीजां जां नकली दवाइयां स्प्रेयां जिहड़ियां ने बनाउण वालियां कंपनियां नूं सख्त तो सख्त सज़ा दा ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके, ये गल्लां होईयां और मौके ते ही उन्हां गल्लां ते सहमति बनी। ते मैं धन्नवाद करदा किसान संगठनां दा भी ते सेंटर सरकार दा भी मैं धन्नवाद करदा कि क्योंकि असी नहीं चाहते कि मंगां मनवाउण लई असी फिर दोबारा ट्रैक्टर लैके फिर दोबारा बैरीकेडां जां लड़ाइयां जां वाटर कैनां दा सामना करिए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अहम खबर है। 13 फरवरी को आप जानते हैं कि किसान संगठनों ने, और ये कुछ किसान संगठन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर किसान संगठन शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि एक किसान आंदोलन पार्ट 2 हो सकता है। अब इन किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। ये हमने कल भी देखा जब गृह विभाग की मीटिंग भी थी। एमएसपी गारंटी समेत कई मांग है इन किसान संगठनों की। दिल्ली कूच करने का फैसला इन्होंने किया है और जैसे कि हम कह भी रहे थे कि आंदोलन को किसान आंदोलन 2 का नाम दिया गया है। किसानों के कुछ को देखते हुए केंद्र ने 50 कंपनियां भेजी हैं। हरियाणा ये पहुंची हैं कंपनियां। पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पुलिस लाइन के पुलिस कर्मियों को फील्ड में उतारा गया है। शंभू बॉर्डर और साथ ही गग्गर पुल पर सीमेंट स्लैब और कंटीले तारे पहुंच चुकी है। अंबाला में किसान नेताओं के घर पर नोटिस भी चस्पा दी गए हैं। आमजन को कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। इसी उद्देश्य से तैयारी प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है और केंद्र से आए जो भी नेता थे उनसे भी बीती रात जो बातचीत हुई है उसमें कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। कुछ बातों पर सहमति की बात मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान कह तो रहे थे, लेकिन किसान नेताओं से जब बातचीत की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने तो अल्टीमेटम दे दिया है, सरकार पूरी तरह से मांगों को मानेगी तभी हम दिल्ली कूच को टालेंगे, वरना दिल्ली कूच किया जाएगा। तो ये कल से लेकर अब तक का पूरा ब्यौरा हमने आपको दिया है और रखा है आपके सामने। लेकिन अब तैयारी हरियाणा सरकार की क्या है और हरियाणा पुलिस की क्या है, और इतना जो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी के साथ काम करने की सोची गई है वो क्यों सोची गई है, क्योंकि सीमेंट स्लैब तक भी यहां पर पहुंच चुके हैं जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। इसी पर विस्तार से
चर्चा करने के लिए और खबर की तह तक पहुंचने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, जानकारी ऐसी मिली है कि कंटीली तारें पहुंच चुकी है पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, और इसके अलावा सीमेंट के स्लैब पहुंच चुके हैं। कल हमने देखा कि पुलिस की तरफ से एक तरह से मॉक ड्रिल जिसे हम कहते हैं, या यूं कहें कि रिहर्सल की गई थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हमने उस रिहर्सल में देखा पुलिस कर्मियों को। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या एहतियातन हम मानकर चले कि कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा कि काफी संख्या में पंजाब से किसान संगठन से जुड़े किसान या नेता आ सकते हैं हरियाणा की तरफ, और पंजाब की तरफ से आकर वो दिल्ली कुछ करेंगे? हरियाणा एक रास्ता है। देखिए, बिल्कुल कमल, हरियाणा ही जो है दिल्ली जाने का रास्ता है अगर पंजाब के किसानों को जो है दिल्ली जाना है। और इसी को लेकर के हरियाणा सरकार की ये जो तमाम तैयारियां हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। पुलिस प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। किसान आंदोलन इससे पहले जब हुआ था उसमें जो खामियां रही थी, प्रशासन की तरफ से कमियां रही थी, जिसकी वजह से बैरिकेड तोड़ करके लगातार किसान जो है आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। उस प्रकार का नजारा दोबारा ना बने। अगर प्रशासन को ये आदेश हो कि किसानों को रोकना है या एक साइड करना है, तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां प्रशासन पहले से अपनी मुकम्मल करने का काम करते हुए नजर आ रहा है। शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, जो पंजाब से लगता हुआ बॉर्डर है, अंबाला पंजाब के बीच ये बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पर पूरी तैयारी करने को लेकर के जो सीमेंटेड स्लैब है, कटीली तारें हैं, वो यहां पर ला दी गई हैं। मॉकड्रिल की भी बात आपने की, मॉकड्रिल भी इसको लेकर के किया गया है ताकि किसानों को अगर किसी बात को लेकर के प्रशासन आदेश दे तो उसे रोकने को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है, जो केंद्र से आई टुकड़ियां हैं, उनकी भी पूरी तैयारी इसको लेकर के रहनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ घग्गर पुल पर भी इसी प्रकार का नजारा जो है वो देखने में बना हुआ है। तो इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि किसानों की इस कॉल को पूरे गंभीरता से हरियाणा सरकार ले रही है। जहां तक इनपुट की बात आपने की कमल, कल हमने गृह मंत्री अनिल विज से इसको लेकर के जब जानकारी मांगी तो उनका यही कहना था कि पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है, लेकिन अपने इनपुट के आधार पर तमाम तैयारियां हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार से आम जन को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था को हाथ में ना लिया जाए, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे, शांति व्यवस्था पूरे तरीके से बनी रहे। और सड़कों पर जाम की स्थिति जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन 1 में देखा था, जब शंभू बॉर्डर पर भी जाम जो है बड़ा लगा था, इसके बाद किसान जब हाईवे के रास्ते दिल्ली जा रहे थे तो हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर भी यही नज़ारा जो है वो बना हुआ था। दिल्ली का दूसरा बॉर्डर टिकरी बॉर्डर जो है, जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, वहां पर भी जाम की स्थिति जो है वो लंबे समय तक, कई महीनों तक बनी रही थी, 1 साल के करीब जिस तरीके बिल्कुल ये सब कुछ हमने देखा। जितेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर अलग अलग पार्टी की सरकार है। एक गठबंधन सरकार हरियाणा में चल रही है, बीजेपी नेतृत्व कर रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और हम जब देखते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, तो वो बहुत उत्साहित होते हैं इस मामले में और केंद्र सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अब इधर से हरियाणा की सरकार का जिम्मा ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपने खुद जिक्र किया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि कुछ खास इनपुट अभी तक पंजाब से नहीं आया। कितने लोग आ सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि सभी की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो काम तो करती हैं अपने स्तर पर। अब ऐसे में कोऑर्डिनेशन दो सरकार का नहीं होगा तो कानून व्यवस्था को चुनौती तो दे ही सकते हैं ना प्रदर्शनकारी। तो ऐसे कैसे बन पाएगी बात फिर? देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती इसलिए रह सकती है क्योंकि अगर बैरिकेड तोड़े जाते हैं, कोई टकराव आपसी होता है। हमने देखा कि वाटर कैनन को लेकर के भी जो पूरा जो मॉक ड्रिल है वो इससे पहले हुआ है। तो इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर किसान दोबारा से अगर उसी अड़िग रवैये पर रहते हैं दिल्ली जाने के, तो ऐसी स्थिति में दोबारा वही स्थिति उत्पन्न होगी और उस स्थिति में प्रशासन को किस तरीके के एहतियातन कदम उठाने हैं कि आमजन को भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर के ये पूरी तैयारी है। जहां तक कोऑर्डिनेशन की बात कही आपने, इससे पहले भी हमने देखा कि जो पंजाब के अंदर सरकार थी, हरियाणा के अंदर या केंद्र के अंदर सरकार थी, दोनों अलग सरकारें थी और उस वक्त भी यही स्थिति जो है बनती हुई नजर आई थी। और उसको लेकर के अगर हम बात करें तो उसको जो पूरा सिनेरियो देखने के लिए मिला था, पंजाब सरकार अपने आप को किसानों के साथ खड़ा होने का
जो दावा है वो करते नजर आती है। और उसी प्रकार से भगवंत मान भी अगर हम देखते हैं तो किसानों की इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के उनके खिलाफ कोई बात या फिर कोई ऐसी बात जो किसानों की गैर वाजिब है, जिसे मनवाने को लेकर के लगातार किसान कह रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर के ये राज्य सरकार जानती है पंजाब की कि ये तमाम जो विषय है वो केंद्र सरकार के हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति होती हुई नजर आती है। लेकिन किसान आंदोलन पार्ट 1 में हमने ये देखा कमल कि जब किसान आंदोलन की अपना एक बड़ा रूप ले चुका था तो वो किसी के भी हाथ में ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन रहा है। यानी वो आंदोलन केवल उन बॉर्डर्स पर टिक करके सरकार के फैसले पर ही जो है निर्भर रह गया था। ऐसा नहीं था कि किसी के पास उसकी बागडोर थी और कोई इस फैसले के हुए बगैर उन तमाम किसानों को वापस अपने घर लौटा सकता था। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही राजनीति इस मसले पर हो रही हो, लेकिन जब स्थिति एक बड़ा रूप लेती है तो उस वक्त किसी की भी कमांड या किसी भी तरीके की राजनीति बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है जितेंद्र की ये जो किसान आंदोलन पहले हुआ था उसमें एक बात और भी देखी गई थी कि जो आम जन है उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसलिए सरकार को तो सभी तरफ देखना होगा, किसानों का भी ख्याल रखना होगा, उनको भी दिक्कत ना हो। प्रदर्शन करना चाहते शांतिपूर्ण तरीके से करें, कोई रोड जाम नहीं हो सकता और लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना सरकार का जिम्मा। इसलिए सरकार ज्यादा चिंतित भी नजर आती है। हमने जिक्र अनिल विज का किया था, जितेंद्र एक बार हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जब मीटिंग कर रहे थे गृह विभाग की, उसमें जब शामिल हुए थे उसके बाद बाहर आए थे और आप भी वहां पर मौजूद थे जितेंद्र, उन्होंने क्या कहा था एक बार वो सुन लेते हैं। किसान आंदोलन की भी काल है, लेकिन अभी तक पंजाब ने कोई इंटीमेट नहीं किया है कि कितने लोग आएंगे और कब आएंगे, कैसे आएंगे। और जो हमारे पास इनपुट आया उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं वो हमने सोचा है। सर कई जगह नहीं, अभी तो कहीं 144 नहीं लगी। सोनीपत से सर वहाँ कोई अन्य कारण हो सकता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं और उनका दिल्ली का जैसे ही दौरे की खबर सामने आई तो उसके बाद खबर की देर तक हम भी पहुंचे और हमने जानकारी जुटाई। दोपहर को दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब राज्य स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। सूत्र के हवाले से खबर ये सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बहुत संक्षेप में इस खबर की तह तक पहुंची और बताइए कि दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का कितना महत्वपूर्ण माना जाए। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली के अंदर हालांकि एक निजी कार्यक्रम को लेकर के जो तय कार्यक्रम है वो यहां पर जरूर उनके शेड्यूल के अंदर है, लेकिन इसके अलावा भी जो केंद्र की जो नेता हैं या लीडरशिप है उनके साथ उनकी जो बैठक है वो रह सकती है। क्योंकि एक और जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो नामांकन प्रक्रिया है वो भले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन नाम अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की कॉल का अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर के हरियाणा को किस तरीके के निर्देश केंद्र की तरफ से दिए जाते हैं या हरियाणा अपनी क्या तैयारी है, इस बात को सामने रखता है। वहीं दूसरी तरफ संगठन के नेताओं के साथ भी बैठक को लेकर के बात जो है वो कही जा रही है। तो ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, ऐसी बैठकें हैं जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि शेड्यूल के मुताबिक एक निजी कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली में आज शाम को शिरकत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी है। इस खबर पर भी खबर की तह तक पहुंचे हैं। अब हम सीधे आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और वो मीटिंग है हिमाचल कैबिनेट की। जी हां, मंत्रिमंडल की बैठक है हिमाचल प्रदेश में और खबर की तह तक पहुंचने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो भी जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी दे दें कि जो आज ये बैठक है, इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है। सचिवालय में बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर खासतौर पर इस बैठक में चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और 14 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा हिमाचल प्रदेश का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, खबर की तह तक पहुंची और बताइए कि जो आज हिमाचल मंत्रिमंडल की जो बैठक है, आने वाले वक्त के लिए ये बैठक कितनी अहम मानी जाए, क्योंकि बजट सत्र की बात में निकलकर सामने आ रही है कि खासतौर पर उस विषय पर गहराई से चर्चा होगी और साथ ही विपक्ष की रणनीति भी हम देख पा रहे हैं। उसको लेकर भी आपको लग सकता है कि कुछ न कुछ ऐसे विषय सरकार के पास होंगे जो कि अपने आप ही जवाब दे दें विपक्ष को।
बिल्कुल देखिए, बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जो 14 फरवरी को सत्र की शुरुआत होनी है, राज्यपाल का अभिभाषण से उसकी शुरुआत होती है और उस दिन राज्यपाल सरकार के पिछले एक साल का, यानी पिछले बजट सत्र से लेकर इस बजट सत्र तक का जो कार्यकाल रहा है उसका जिक्र अपने अभिभाषण में करते हैं। और उस अभिभाषण को राज्यपाल की तरफ से जब सदन में पढ़ा जाएगा तो उसके बाद उसी अभिभाषण पर चर्चा भी चलती है और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ऐसे में आज का ये बैठक हम उस लिहाज से महत्वपूर्ण कह सकते हैं और उसमें क्योंकि बड़ी घोषणाएं एक साथ में हुई है, एक साल में जो बड़े काम सरकार ने किए हैं उसका जिक्र किया जाना है इस अभिभाषण में। उसमें विभाग वाइज की जाए या फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर जो बड़ी घोषणाएं की गई है, 10 गारंटियों में से कौन सी गारंटियां पूरी की गई है। आपदा का दौर भी इस दौरान हिमाचल ने देखा, उस दौरान हिमाचल ने किस तरह से काम किया है और उसके साथ साथ आपदा राहत राशि जो 4500 रुपए का एक पैकेज जारी किया गया था उसका भी इसमें जरूर जिक्र किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब राज्यपाल का अभिभाषण होना है तो वो एक अच्छा अभिभाषण हो, ऐसी कोशिश सरकार की रहेगी, सरकार की उपलब्धियों को वो वहां पर बता पाए, इस तरह का अभिभाषण यहाँ तैयार किया जाता है। तो उसी से जुड़ी एक चर्चा होगी, जब अभिभाषण पर चर्चा होती है, उस पर डिस्कशन की जाती है कैबिनेट में, तो एक लंबी चर्चा उसमें होती है क्योंकि कई चीजें उसमें जोड़ी जाती हैं, कई चीजें कम की जाती है, हटाई जाती हैं, ये तमाम चीजें उसमें रहती हैं। भी मंत्री अपनी राय इसमें देते हैं, उसके बाद अभिभाषण क्योंकि 14 फरवरी को राज्यपाल ने विधानसभा में है, तो ऐसे में से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। बजट लेकर भी तैयारियां किस तरह की है, उसमें विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरह से देना है। बिल्कुल। और जब अभिभाषण पर चर्चा होगी तो विपक्ष उसमें बहुत सारे सवालों को उठा सकता है और उसमें कई चीजें रहेगी, तो उसका प्रतिकार कैसे है, ये तमाम डिस्कशन इसमें होनी है और इसको लेकर अप्रूवल है। प्रदीप, आप नजर बनाए रखेगा, 12 बजे बैठक शुरू होगी, उसके बाद अपडेट आपसे 12 बजे के बाद हम लेते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका।